जिंदगी में जो भी कर पा रहे हैं उनके आशीर्वाद और उनके दया दृष्टि की वजह से कर पा रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आज मुझे आपकी तरफ से ये आदेश मिला है कि मैं अपनी जर्नी जो ये रही है मेरी लगभग 8 सालों की, ये जर्नी मैं यहाँ पर कुछ साथियों के साथ शेयर करूं। तो मैं 3-4 बातें सर मात्र यहाँ पे शेयर करूंगा। एक सेकंड सर। कि सेफ शॉप से पहले मैं क्या था, सेफ शॉप में आज फिलहाल क्या कर रहा हूँ, क्या है जिंदगी, और आज मैं अगर जहाँ हूँ तो उसकी कुछ अगर वजह मेरे हिसाब से है तो वो क्या है, इन्हीं सब बातों को सर यहाँ पे मैं अभी रखना चाह रहा था। तो रखूँ सर? प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें। शाबाश, वेरी गुड, वंडरफुल। और सेफ शॉप के प्रोडक्ट के बारे में जरूर थोड़ा चर्चा कीजिएगा, 2-3 मिनट, 5 जरूर मिनट। जरूर सर, जरूर सर। श्योर। तो सबसे पहले तो सर, आज जिस लायक मैं बना हूँ, मैं अपनी जर्नी में आगे बताऊंगा कि मैं कहाँ था। 8 साल पहले मेरा कोई अस्तित्व नहीं था, किसी भी लायक में नहीं था, और अगर आज मैं किसी लायक बन पाया हूँ, अगर थोड़ी बहुत आज सम्मान या जिंदगी में कुछ बेहतर लाइफस्टाइल हो पाया है, तो इसके लिए मैं दिल से सेफ शॉप कंपनी का और हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं, हमारे सारे पांचों डायरेक्टर जो हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। कि अगर वो नहीं होते, उनकी बड़ी सोच नहीं होती, तो शायद आज हम जैसे लोग जिनके पास कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं था जिससे वो जिंदगी में यहाँ तक पहुंच सके, वो लोग आज भी रोड पे एक पत्थर कंकड़ की तरह घूम रहे होते। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने एक सोच के साथ एक सेफ शॉप जैसी शानदार कंपनी का गठन किया। और साथ ही साथ मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे ऐसी टीम में काम करने का मौका मिला, ऐसे गुरुओं के साथ काम करने का मौका मिला जो एक से बढ़कर एक मिले, जिनके एजुकेशन को लेकर, जिनके टैलेंट का सहारा लेकर, जिनके लगातार ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, वीडियो ऑडियो को सुनकर मैं लगातार अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाया। संजय जैन सर की बात करूं, या सर आपकी बात करूं, या फिर मैं माधव सर की बात करूं, विजयपाल सर की बात करूं, सत्येंद्र प्रसाद सर जो हमारे मेंटर हैं, राकेश प्रसाद सर, अजय पंडित सर, ये लोग वो लोग हैं जिनसे पर्सनली तो बहुत ज्यादा मुलाकात कम ही हो पाती है, लेकिन इन लोगों का पीछे से हाथ एक बहुत बड़ा रहा, ऑडियो वीडियो के रूप में, लगातार मीटिंग्स वगैरह के रूप में, इनकी ट्रेनिंग्स वगैरह से मेरा विजन क्लियर होता रहा। मैं लगातार परेशानियों से निकल निकल कर काम करता रहा, और आज अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल डायमंड बन पाया हूँ तो उनमें इन सबका बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ मेरे कुछ सीनियर अपलाइन हैं, मिस्टर अविनाश कुमार सर, मिस्टर संजीव सर, सतीश सर, मिस्टर अंजनी कुमार झा सर, मिस्टर अजीत कुमार झा सर और मिस्टर शुभकांत कुमार सर। ये 6 लोग सर लगातार फिजिकली भी इनका बहुत साथ मिला। फील्ड में काम करने के दरमियान दिक्कतें आई या मन का विश्वास जब डगमगाया, तो ये लोग फिजिकली भी, मेंटली भी, हर तरह से इन लोगों का लगातार सपोर्ट मिलता रहा, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर पहुंच पाया। तो इन सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद कि इनके वजह से आज मैं यहाँ हूँ। स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहूंगा मिस्टर अजीत कुमार झा सर को, सर जिनके गाइडलाइन में लगातार मैं काम कर रहा हूँ। बहुत पहले, बहुत शुरुआती दिनों में मुझे ये बताया गया था इस बिजनेस में कि अगर आपको बड़ा काम करना है तो आपको किसी एक मेंटर को चुनना होगा, किसी एक गाइडलाइन में काम करना होगा। और मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा कि मुझे स्टार्ट में ही अजीत सर जैसे मेंटर मिल गए, और उनके लगातार हर कदम पे गाइड करने की वजह से आज मैं जो भी बन पाया हूँ, उनका पूरा का पूरा क्रेडिट मैं सर को देना चाहूंगा, जिसकी वजह से आज मैं हूं यहाँ पे। और जैसा कि सर ने मुझे आदेश दिया है कि मैं अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर करूं, तो मेरा नाम रवि कुमार शेखर है, और मैं बिहार के एक छोटे से शहर समस्तीपुर, एक शहर है बिहार में, उसी समस्तीपुर शहर का रहने वाला हूँ। मेरी एजुकेशन बहुत ही सिंपल रही है। मैं प्राइमरी एजुकेशन ले पाया और बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया। मैं 7th 8th स्टैंडर्ड तक तो मेरे परिवार की हालात अच्छे रहे, तो मैं वहां तक तो पढ़ाई कर पाया। लेकिन 7th 8th स्टैंडर्ड के बाद मेरी पारिवारिक की स्थिति अचानक से बिगड़ गई, और शहर में जो लोग होते हैं उनमें क्या होता है कि बाजार से ही सारा कुछ खरीद के जीवन जीने की उनकी एक जीवन शैली होती है, जिसमें वो सब कुछ खरीद के कर रहे होते हैं। और मैं भी ऐसी ही एक जिंदगी जी रहा था। और अचानक जब मैं 7th 8th स्टैंडर्ड में था, लगभग 97 98 के आसपास की बात है, तो उस समय मेरे परिवार में अचानक एक दुर्घटना हो गई, और मैं अपने परिवार में 3 भाई था, एक माँ थी, और कोई बचा नहीं, मैं सबसे बड़ा था। मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मैं 7th 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था। लेकिन परिवार में अचानक ऐसी परिस्थिति हो गई कि कमाने के लिए मुझे निकलने की जरूरत आ गई। आस पड़ोस के लोग, जो समाज के लोग होते हैं, उन लोगों ने मुझे समझाया कि बेटा अब तुम ही बड़े हो,
तुम्ही को सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और मेरे हालात या मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ सोच सकता हूँ। एक 7th 8th स्टैंडर्ड का बच्चा जो है, वो क्या ही प्लान कर सकता है, क्या ही वो कर सकता है, क्योंकि ना उसके पास डिग्री होती है, ना ही उसके पास किसी तरह का कोई बैकअप है जिसमें वो कुछ कर सके। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? तो उस समय हमारे शहर में 97-98 की बात है सर, उन दिनों पीसीओ का कल्चर हुआ करता था। तो मैंने सबसे पहला काम स्टार्ट किया था, मेरे घर के पास ही एक चौराहे पर एक पीसीओ एसटीडी बूथ था। तो उस बूथ पे मैंने 800 रुपए महीने पे, मुझे याद है कि मैंने काम करने की शुरुआत की थी। और उसने बड़े दया के साथ मुझे उस पीसीओ पे रखा था। उसने यही बोला था कि चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारे हालात ऐसे हैं तो आ जाओ, 800 रुपए हम देंगे और तुम ऐसे 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 काम करना, कुछ करना नहीं है, बस फोन रिसीव करना है। या उसके जो थे उस समय, वो 1 मिनट होते थे तो 2 रुपया, फिर जैसे ही 61 सेकंड होते थे तो 4 रुपया, ऐसे हो जाता था। तो उस पीसीओ पे मैंने काम करने की शुरुआत की 800 रुपए में। लेकिन 800 रुपए में घर नहीं चलता, क्योंकि जिस समय मैं 800 रुपए महीने कमाता था, उस समय मेरे घर का रेंट भी 700 रुपया था। तो 700 रुपया रेंट देने के बाद 100 रुपया में तो नहीं हो सकता था कुछ भी। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। तो मैंने पीसीओ छोड़कर, मैंने थोड़ा ज्यादा पैसा कमाने के लिए, एक पास में एक स्टोर था, पियाजियो कंपनी का टेम्पू आता है, उसका एक शोरूम था। तो वो जो जिनका वो शोरूम था, वो थोड़े जान पहचान के व्यक्ति थे। तो उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने 1500 रुपए महीने पर मुझे उस शोरूम में रख लिया था काम करने के लिए। तो फिर मैं वहां काम करने लगा। और चूंकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी या मेरे पास कोई सेल्स का अनुभव नहीं था, तो मुझे वहां पर, आप समझ सकते हैं कि क्लीनर के रूप में, मतलब थोड़ा मैं पढ़ा लिखा था, तो उनको लगा कि चलो यार, क्लीनर भी रहेगा, रिसेप्शन भी कर लेगा और ग्राहक को भी आगे पीछे देख लेगा, मतलब होल इन सोल एक स्टाफ उनको मिल जाएगा, ऐसा उनको फील हुआ होगा। तो उन्होंने 1500 रुपए में मुझे वहां रख लिया और वहां मैं काम करने लगा। वहां ज्यादा दिक्कत कुछ नहीं थी, बस एक समस्या थी कि जिनके शोरूम में मैं काम करता था, उनको मैं पहले भैया बोलता था। और मैं जब वहां पे कुछ उनको बताने जाता था, तो उनको मैं कहता था कि भैया ऐसा है, भैया वैसा है। तो उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि देखो बेटा, यहाँ पे ना सर बोला करो। तो मैंने फिर वहां पे सर बोलना शुरू किया। तो मैं 8 स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था और 8वां बोर्ड होता था उन दिनों। तो मैं ना अपने कुछ किताब वगैरह वहां ले जाता था, क्योंकि दिन में खाली रहता था शोरूम, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं रहती थी। तो मैं थोड़ा किताब उताब कभी कदार लेके चला जाता था कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया करूंगा वहीं पे, क्योंकि पूरे दिन तो वहीं रहना है। तो मैं 1-2 दिन किताब लेके चला गया, या कभी कदार खाली बैठा हूं तो कुछ मैथ्स बना रहा हूँ या कुछ ऐसे कर रहा हूँ। तो एक एक दिन उन्होंने देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन उन्होंने मुझे अपने केबिन में बुलाकर बोला कि ऐसा है रवि, कि यहाँ आते हो तो किताब उताब घर छोड़ कर आया करो, काम करना है तो सीधा काम करो, और नहीं तो अगर पढ़ना ही है तो फिर घर पे रह के पढ़ो। मुझे ये बात थोड़ी बहुत ज्यादा बुरी लग गई। मैं उनको कुछ कह तो नहीं सकता था। मैंने सोचा कि क्या करूं, मैं कुछ और करूं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मेरे समस्तीपुर शहर में एक बाजार समिति लगता था संडे के संडे। तो मैंने वहां पर त्रिपाल की पन्नी होती है, वो एक साथी के माध्यम से उसको बेचने का काम शुरू किया। तो उसके लिए क्या होता था कि सड़क किनारे जो है, एक जगह होता था कि भाई यहाँ तू बैठ जा, वहां तू बैठ जा, वहां तू बैठ जा। और सड़क किनारे वहां पे ही बैठना होता था, कोई दुकान नहीं होता था, कुछ ऐसा नहीं होता था। वो एक बड़ा सा फील्ड होता था, जिसको बाजार समिति का नाम दिया गया था, और वहां सड़क किनारे ही लोग व्यापार कर रहे थे, जो छोटे मोटे व्यापार कर रहे थे। तो मैं वहां पर पहली बार, मैंने नौकरी के अलावा व्यापार करने की शुरुआत जो मैंने वहां पर की, वहां पर मैंने 2-4 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट करके पन्नी रख के और पन्नी बेचना के मैंने शुरुआत की। तो वो काम भी मैं ज्यादा दिन नहीं कर पाया, क्योंकि मैं पूंजी उंजी के साथ तो मजबूत था नहीं, और वहां पे बहुत सारी परेशानियां साथ में आ रही थी। वहां से मुझे हटा दिया गया, तो फिर मैं कर नहीं पाया। और ये बात मैं किसी को बता नहीं सकता था कि मैं वो काम कर रहा हूँ, मैं फैमिली में भी नहीं बता सकता था, क्योंकि परिवार की हालात बहुत बिगड़ गए थे। लेकिन फैमिली के जो स्टैंडर्ड थे, वो थोड़े ठीक ठाक थे। तो मेरी माँ को जिस दिन, मुझे आज भी एग्जैक्टली याद है कि मेरी माँ को किसी ने आके बताया था कि ये तो रोड किनारे पन्नी बेचता है। तो मेरी माँ ने बड़े रोते हुए एक दिन रात में मुझे कहा था कि बेटा, कम से कम रोड किनारे वाला काम तो मत करो, कुछ और कर लो। तो ऐसे करके मेरी ज़िंदगी चल रही थी सर, और ऐसे करके मैं आगे बढ़ रहा था, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कर रहा था कि कुछ मैं कर लूँ, कुछ भी कर लूँ। उसी बाज़ार समिति में पन्नी बेचने के दरमियान एक व्यक्ति से मुलाकात हुई हमारी, जिनका नाम था रंजीत प्रसाद। और वो मसाला खरीदने बाज़ार समिति में आते थे, रॉ मटेरियल, हल्दी, धनिया, मिर्चा, ये सब खड़ा मसाला वो खरीदने आते थे बाज़ार समिति में, और उसको अपने यहाँ वो पीस कर मार्केट में बेचा करते थे।
तो उनसे मेरी थोड़ी जान पहचान हुई, तो मैंने उनसे शेयर किया कि भाई मुझे कुछ काम चाहिए, मैं कुछ काम ढूँढना चाहता हूँ, काम ढूँढ रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो मैं तो बहुत बड़ा काम कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मेरी एक फैक्ट्री है कॉटेज इंडस्ट्री टाइप की, जिसकी मैं पैकिंग करके मसाले की मार्केट में बेचता हूँ। अगर तुम चाहोगे तो मैं वो मसाला एक निश्चित रेट लगा कर तुम्हें दे दूँगा। तुम अगर मार्केट बेच सकते हो तो बेच लो, एक बीच का जो कमीशन होगा वो तुम्हारे हाथ लग जाएगा। मुझे पता भी नहीं था उन दिनों कि उस काम को कहते क्या थे। बाद में पता चला कि उसको कहते हैं हॉकर। और मैं ऐसे ही मैंने शुरुआत किया था, जैसा कि इस फोटो में आप लोग देख रहे हैं कि साइकिल पर दोनों साइड झोला टांग कर और पीछे बोरा वगैरह टांग कर मसाले रख के, कुछ छोटे मोटे और भुजिया मिक्सचर टाइप का आइटम रख के मैंने किराने की दुकान पे पहुंचाने का, हॉकरिंग करने का काम शुरू किया, एक छोटे मोटे कमीशन के साथ। ये काम थोड़ा सा जम गया मेरा, क्योंकि यहाँ मैं 3-4 हजार रुपया कमाने लगा था और मेहनत मैं खूब करता था मार्केट में। साइकिल से मैं 18-18 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर, 22-22 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर तक की जर्नी मैं साइकिल से करता था और मसाले बेचता था किराने दुकान में जाकर। मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी उन दिनों। ये फोटो तो बाद के हैं तो इसमें नहीं पता चलेगा, लेकिन जिस समय मैंने ये काम शुरू किया था उस वक्त मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। मैं वही उम्मीद करता हूँ 16-17 साल का एक लड़का था, 15-16 साल का, 17 साल का। तो जब मैं किराने की दुकान में जाता था मसाला बेचने के लिए, तो दुकान वाले मुझे बहुत सीरियसली नहीं लेते थे। मैं उनसे अच्छे से बात करता था, बताता था ये कंपनी है, ये मसाला है, आप मेरा मसाला बेचो, हम ये रेट देंगे। लेकिन वो मुझे बहुत सीरियसली नहीं लेते थे और कुछ दुकान वाले अगर मसाला ले भी लेते थे, तो वो पेमेंट देने के नाम पर बहुत मुझे दौड़ाते थे। और मेरी समस्या ये थी कि मेरे पास बाइक नहीं थी, मेरे पास साइकिल थी। तो मैं 22 किलोमीटर दूर माल पहुंचाने भी जाता था और 22 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर पेमेंट लाने भी जाता था। और ये इतना हेक्टिक काम होता था, इतना हार्ड हो जाता था कि मैं कमाता कम था और परेशान ज्यादा होता था। मैं सुबह 5 बजे सुबह से लेके 5:30 बजे सुबह से, क्योंकि आप लोग जिस भी शहर में रहते होंगे आपको आइडिया होगा कि किराने की या जनरल स्टोर की दुकान एक ऐसी दुकान होती है जो अर्ली मॉर्निंग खुल जाती है। 6 बजे, 5:30 बजे, पौने 6 बजे, 6:15 बजे, 6:30 बजे तक वो दुकान खुल जाती है। और सबसे लेट बंद होने वाली भी दुकान अगर उस शहर में कोई होती है तो वो किराने वगैरह की जनरल स्टोर की दुकानें होती है, क्योंकि वहां बहुत लेट तक लोग आके रहते हैं। तो मैं सुबह 5 बजे से, 4:30 बजे से, 5:30 बजे से फील्ड में निकलता था काम करने के लिए और रात के 10 बजे तक, 10:30 बजे तक मैं साइकिल पेरता रहता था, साइकिल घुमाता रहता था। हम लोगों मेरी कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं थी कि मैं उतना लंबा साइकिल चला पाऊं, लेकिन मेरे हालात वैसे थे कि मुझे मजबूरन थी, मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं घर में बड़ा था, घर की जरूरतें बहुत ज्यादा थी, मेरे 2 छोटे भाई थे और मैं, मेरी माँ, हम दोनों ने फैसला ये किया कि किसी तरह इन दोनों में से एक को भी पढ़ा देना है। क्योंकि हम लोअर मिडिल क्लास लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि अगर घर में कोई एक भी पढ़ लेगा और उसकी नौकरी लग जाएगी तो थोड़ा बहुत जीवन जो है बेहतर हो जाएगा। और मेरा एक भाई था मझला वाला, वो पढ़ने में ठीक था, तो हम लोग मिलकर उसको पढ़ा रहे थे। मैं बाहर से मेहनत कर रहा था, माल बेचने की, मसाले करने की, और घर से भी छोटे छोटे काम के रूप में सपोर्ट मेरी माँ मुझे कर रही थी। वो लेडीज वाले छोटे छोटे काम मेरे घर में हुआ करते थे। मैं अभी आपको बताऊं, अगर मैं इस बारे में, तो मैं बताऊं कि जैसे आपने देखा होगा दीपावली के टाइम, दुर्गा पूजा के टाइम में बत्तियां बिकती है रुई की। तो मेरी माँ रुई की वो बत्ती घर में बनाती थी और उसको प्लास्टिक की पन्नी में लैंप से जो है उसको पैक करती थी और उसका लच्छा बना बना के मुझे देती थी, तो मैं वो भी मार्केट में बेचता था। ठीक है। कई बार ऐसा भी होता था कि फॉल्स होता है, साड़ी में फॉल्स लगाने का काम, तो ये छोटे छोटे काम मेरी माँ घर में कर लिया करती थी। और ऐसे करके बहुत ही कसमोकस के साथ हम लोग अपनी जिंदगी को आगे लेकर चल रहे थे। एक तरह से मैं अगर ये कहूँ तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी मुझे कि लगभग लगभग मैं ये मान चुका था कि ये हालात ऐसे ही रहेंगे और इसी तरह ये जिंदगी चलेगा, इसी में थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। और ऐसे करते करते मेरी जिंदगी के 10, 12, 13 साल निकल गए मसाला बेचते हुए सर। आज मैं ये बात बोल रहा हूँ 10, 12 साल, तो ये बोलने में तो 1 सेकंड नहीं लगा, लेकिन अभाव में, कम दिक्कतों में 10, 12 साल बीतने में एक लंबा अरसा लगता है। उस 10, 12 सालों के दरमियान, उस 13 सालों के दरमियान मैंने अपनी जिंदगी के हर कष्ट का अनुभव लिया। मतलब पैसों की इतनी दिक्कत थी, किराए का एक कमरे का एक मकान था, क्या कष्ट होता है मैंने बचपन में ही देख लिया। और मैं, शायद मैं अपनी उम्र से थोड़ा बड़ा इसलिए भी हो पाया क्योंकि मैं
10 से 11-12 साल की उम्र से जिंदगी के उस अनुभव को ले रहा था, जिस अनुभव को शायद बहुत लोग ले भी नहीं पाते हैं, और कई लोगों को एक उम्र के बाद वो लेने का मौका मिलता है। मैं छोटी ही उम्र में 10-12-13 साल की उम्र में ही उस अनुभव को ले रहा था, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत ऐसे पर्व, बहुत ऐसे त्योहार मेरे सामने गुजर रहे थे, जहाँ पर मेरे परिवार में कुछ भी नहीं बना हुआ होता था। मतलब मैं आज ये सब बताना, मतलब मैं इसलिए क्योंकि मुझे यही जर्नी शेयर करने के लिए बताया गया है। अदरवाइज मैं बहुत ज्यादा इस बातों को डिस्कस नहीं करता, क्योंकि ये मुझे मैं सिंपैथी गेन करने में बहुत बिलीव नहीं करता हूँ। तो लेकिन चूंकि कहानी ही वही करनी है, तो मैं आपको ये बता दूं। और इस तरह से जिंदगी बहुत मुश्किलों के साथ, बहुत दिक्कतों के साथ चल रही थी। उस बीच हर तरह की परेशानी से मेरा परिवार गुजर रहा था, चाहे वो पैसे की दिक्कत हो, चाहे वो स्वास्थ्य की दिक्कत हो, हर तरह की दिक्कत से परिवार मेरा गुजर रहा था। और हम लोग ये मान के चल रहे थे कि शायद हमारी किस्मत ऐसी ही रहेगी। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था, कहीं कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ प्लानिंग आप अपनी जिंदगी के लिए करते हैं, और कुछ प्लानिंग उस परमपिता परमेश्वर भी आपकी जिंदगी के लिए कर रहे होते हैं। तो आपको अपनी प्लानिंग का तो आइडिया होता है, लेकिन उस परमात्मा की प्लानिंग का आपको कोई आइडिया नहीं होता है। शायद मेरी भी प्लानिंग वो परमात्मा कर रहे थे। 2014 का, मुझे फरवरी का महीना था 2014 का, और ये शख्स हैं शिवकांत कुमार सर, ये मेरे अपलाइन हैं। और इन्होंने मुझे इस बिजनेस के प्लान देने के लिए कांटेक्ट किया। और चूंकि मैं मार्केट में रहता था, तो मेरे सामने नेटवर्क मार्केटिंग के 2-4 प्लान आ चुके थे, और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से किसी को सफल होते नहीं देखा था। मैं टू बी फ्रैंक, मैं ये बात बताऊं कि मेरे सामने कई लोगों ने अलग अलग कंपनियों के प्लान दिए, और 6 महीने बाद, 7 महीने बाद मैं उनसे पूछता था कि भाई क्या हो रहा है, तो पता चलता था वो वही काम कर रहे हैं जो काम को छोड़ कर आए थे नेटवर्किंग करने के लिए। तो मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठा था कि ये जो काम होता है नेटवर्क मार्केटिंग टाइप का, ये काम जो है ना, सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम होता है, और यहाँ किसी का भला नहीं होता है। तो जब शिवकांत सर ने मुझे अप्रोच किया था इस बिजनेस प्लान के लिए, तो मैंने उनको सीधा सीधा मना कर दिया था कि नहीं सर, मैं नहीं कर सकता। लेकिन इस बिजनेस में कहते हैं ना, एक फॉलो अप, एक सिस्टम होता है। तो वो मुझे बार बार अप्रोच करते रहे, लगातार वो मुझे अप्रोच करते रहे कि रवि जी एक टाइम दीजिए, सुन तो लीजिए, देख तो लीजिए क्या है कैसा है, फिर आप जो है फैसला लीजिएगा, बिना देखे क्यों फैसला कर रहे हैं। ऐसे वो फोन पे या मिलकर वो मुझे बता रहे थे, लेकिन मैं एकदम उनके पकड़ में आने को तैयार नहीं। मुझे एक दिन की घटना याद आ रही है। एक दिन संडे का दिन था, और संडे का सेमिनार होता है उन दिनों, मुझे नहीं पता था। और वो मेरे घर के पास आ गए, जहां मैं रहता था रेंट पर, और उन्होंने मुझे बाहर से ग्रिल को नॉक किया। और जब उन्होंने ग्रिल को नॉक किया, तो मैंने एक पर्दा लगा हुआ था बीच में पैसेज के, तो मैंने एक अंदाजा लगाया। तो चूंकि लगातार पिछले 1 आध महीने से वही कंटिन्यू परेशान कर रहे थे, तो मुझे लगा शायद वो वही। तो मैंने अपनी माँ को आगे भेजा, और मैंने माँ को बोला कि माँ, एक व्यक्ति है वो सुकांत जी, अगर वो होंगे तो कह देना कि नहीं है। और मेरी माँ ने भी जाकर कह दिया कि नहीं है। लेकिन मेरी माँ जब अंदर आई, तो मेरी माँ बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उनको ये लगा कि शायद गरीबी में, अभाव में, ये बाहर कर्जा तो नहीं लेने लगा है लोगों से, और कर्ज लेने वाले लोग तो नहीं आ रहे हैं इसको ढूंढते हुए। तो मेरी माँ अंदर गुस्से में आई, और उन्होंने मुझे कहा कि क्यों तुम नहीं मिलना चाह रहा था, क्या ऐसा दिक्कत था, क्या डर था जो तुम नहीं मिलना चाह रहा था। तो मैंने माँ को यूं ही बताया कि अरे वो एक कंपनी ज्वाइन कर लिया है, और वो कंपनी में ज्वाइन करने के चक्कर में लगा हुआ है, इसलिए नहीं मिलते, उससे मिलेंगे तो 10-12 हजार रुपया हमारा बर्बाद करवाएगा। तब मेरी माँ ने बोला अच्छा ऐसी बात है, तब तो बिल्कुल मत मिलो। तो मुझे लगा चलो एक से भले दो हो गए। तो उसी दिन की बात है, शाम में 3-4 बजे के आसपास मैं अपने घर से चौराहे की तरफ जा रहा था, तो मेरा फोन बजता है, और मैंने फोन देखा तो उन्हीं का फोन था। और मैं थोड़ा सा उन दिनों, चूंकि समझ नहीं थी, मुझे क्या पता था कि ये मेरी जिंदगी को बदलने आ रहे हैं। चूंकि वो बार बार फोन करते थे, तो मैंने उनका नंबर सेव कर लिया था। और मैंने उनका नंबर उनके नाम से सेव नहीं किया था। उनका नंबर मैंने हेडेक नाम से सेव कर लिया था। ठीक है। तो जैसे ही मैंने देखा, तो इसमें आ रहा था कि ये हेडेक कॉलिंग। तो मैंने बोला यार, इस आदमी के पास किसी और का नंबर नहीं है, मुझे ही फोन करते रहते हैं। लेकिन मुझे लगा पता नहीं कहां से कर रहे हैं, मुझे क्या मन में आया, मैंने वो फोन पिक कर लिया। और जैसे ही मैंने पिक किया, उन्होंने मुझे पूछा रवि जी कहाँ है। तो मैं जहां था, मैंने उसके बारे में बता दिया। पहले तो सोचा झूठ बोल दूं, फिर जब मुझे लगा कि यार पता नहीं कहां से फोन कर रहे हैं, मैंने बोला कि फला जगह हूँ। तो उन्होंने बोला रवि जी पीछे घूमिए ना। तो मैं पीछे घूमता हूँ, तो देखता हूँ वो खड़े थे। मुझे इस बात का दुख नहीं था कि वो सामने आ गए, मुझे इस बात की खुशी थी कि यार अच्छा हुआ झूठ नहीं बोले, क्योंकि मैं झूठ बोलने वाला था। तो उन्होंने मुझे फिर उस दिन बोला कि रवि जी चलिए ना, प्लान देख लेते हैं, एक दफा समझ लीजिए, सुन लीजिए। तो बार बार वो कह रहे थे, तो मैंने बोला ठीक है चलिए आज प्लान देख लेते हैं। उन्हें बोला आप घर पहुंचिए, मैं आता हूँ। और मैं जब घर पहुंचा, तो 10 मिनट बाद वो आए, लेकिन अकेले नहीं आए। वो अपने साथ
हमारे एक और अपलाइन है मिस्टर अंजनी कुमार झा सर, उनको लेकर आए। वो मेरे लिए एक अननोन आदमी थे उन दिनों। सुकांत जी को तो मैं जानता था, अंजनी सर को मैं नहीं जानता था। तो दोनों जब आए मेरे पास और दोनों ने मिलकर जब मुझे प्लान दिया, तो वो प्लान जो जब देते चले गए लगातार, तो वो प्लान स्टेप बाय स्टेप मुझे पसंद आने लगा। और लगातार वो मुझे प्लान जब जैसे जैसे बता रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि यार ऐसे तो अच्छा है, ये तो बिल्कुल सिर्फ एक बार खरीदना है, लाइफ में फिर खरीदना नहीं है, और ऐसे ऐसे बहुत बड़ा काम हो सकता है। ऐसे मुझे एक बिलीव सा बनना शुरू हुआ। उन्होंने लास्ट में मुझे बोला कि चलिए रवि जी, एक फॉर्म आती है 350 रुपए की, आप उसको भर के शुरुआत करते हैं। लेकिन उन दिनों मेरे पास जो है 10,000 रुपए खर्च करने के लिए थी नहीं, और मैं बड़ा रिस्क लेना नहीं चाह रहा था कि मैं 10,000 रुपया खर्च करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। तो कंफ्यूजन में था। और लगातार प्लान दिखाने के बाद वो मेरा फॉलोअप करते रहे 2-3 दफा, मैं उनको आजकल आजकल करके टालता रहा। उसी बीच अंजनी सर ने मेरे पास आकर उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि रवि जी, लगता है आपका विजन क्लियर नहीं हुआ है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, इसीलिए आप आजकल आजकल करके टाल रहे हैं। तो एक काम करिए ना, आप 10,000 रुपया खर्च मत कीजिए, आप 2,000 रुपया खर्च कीजिए और मेरे साथ आगरा चलिए, और मैं आपको एक प्रोग्राम वहां दिखाता हूं, और उसके बाद आपको अच्छा लगे तो इस बिजनेस को करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। मैंने कहा ठीक है, सेफ साइड देख लेते हैं। और मैं जिंदगी में काम में इतना बिजी था कि कभी अपने समस्तीपुर शहर से बाहर नहीं निकला। तो मेरे दिमाग में एक बात गई कि चलो इसी बहाने ताजमहल देख लेंगे। और मुझे एग्जैक्टली याद है 7 मार्च 2014 का दिन था जब मुझे आगरा ले गए वो लोग। और आगरा में हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राकेश प्रसाद सर का डायमंड सेलिब्रेशन हो रहा था। मैं उस समय चूंकि बिजनेस में ज्वाइन नहीं था, तो न मैं राकेश सर को पहचानता था, न बाकी जो लोग वहां पर थे, सत्येंद्र प्रसाद सर थे, अजय पंडित सर थे, माधव सर थे, इनमें से किन्हीं को मैं जानता नहीं था। मेरे लिए सब एक एक आदमी नया था, उस हॉल में बैठा हुआ भी और स्टेज का आदमी, सब लोग नए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बस वहां का माहौल इतना पॉजिटिव था कि उस माहौल को देखकर मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो रहा था अंदर अंदर। इसी बीच डायमंड की एंट्री हुई, डायमंड सेलिब्रेशन हुआ, और डायमंड सेलिब्रेशन का सम्मान राकेश प्रसाद सर को दिया गया। तो वो सम्मान मैंने उतना ग्रैंड सम्मान कभी देखा नहीं था। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत जबरदस्त है। और जब राकेश सर ने स्पीच देना शुरू किया, तो स्पीच में जब उन्होंने बताया कि मैं आज 21 साल 3 महीने का हूं और ऐसे हो गया मेरी जिंदगी, ऑडी चलाता हूं, राडो पहनता हूं, तो ये सब बातें मुझे मोटिवेट करती चली गई। और मुझे लगा कि यार ये बिजनेस दमदार तो लग रहा है, पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं, लेकिन बिजनेस में दम लग रहा है। तो उस पूरे प्रोग्राम को देखने के बाद जब मैं बाहर आया, तो उन लोगों ने मुझसे डिस्कस किया कि रवि जी क्या लगता है अब करना चाहिए। मैंने बोला बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जब आगरा आ गए हैं तो ऐसा करिए ना, आपने बताया था कि कंपनी का ऑफिस दिल्ली में है, तो चलिए ना एक बार दिल्ली घूम कर आते हैं, ऑफिस है भी कि नहीं, मैं श्योर होना चाह रहा था। उस समय तक 2014 7 मार्च तक मेरे बिहार में समस्तीपुर से बहुत लोग काम कर रहे थे, लेकिन कोई ऑफिस नहीं गया था। मैं पहला इंसान था, उसमें से कोई नहीं गया। बोला नहीं, हम ऑफिस तो नहीं जा पाएंगे, हमारा तो रिटर्न है। मैंने बोला नहीं, मुझे करना है, और एक बार मैं ऑफिस देखना चाहता हूं कि रियल में धरती पर कुछ है भी इसका अस्तित्व कि नहीं है। और मैं वहां से दिल्ली चला गया ऑफिस देखने के लिए। और मैं ऑफिस देखने गया अपने भरोसे को बढ़ाने के लिए, कंपनी जाकर मैंने ऑफिस देखा, तो यही फोटो वो फोल्डर में दिखाए थे मुझे, और ऐसा ही बिल्डिंग मैंने वहां खड़ा देखा। तो मुझे लगा कि यार जैसा फोटो था बिल्कुल सेम वैसा ही है, तो कुछ सच्चाई है। और इन सब चीजों से मैं मोटिवेट होकर वापस आया, और अप्रैल माह से मैंने इस बिजनेस को करने की शुरुआत की। इस बिजनेस को जुड़ने के पीछे जो मेरे 5 मुख्य रीजन थे, वो रीजन ये थे कि सबसे पहला रीजन तो ये था जो नॉर्मली सबके साथ होता है, कि ये जो पैसा बताया जा रहा था 8 लाख रुपया महीना, वो मेरे लिए भी इतना बड़ा रकम था कि मुझे लग रहा था अगर मुझे मिलेगा ये तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। दूसरा, मैं बहुत दिनों से एक बहुत ही परेशान और कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ जी रहा था, और मैं थक सा गया था उसको जीते जीते। तो मुझे लगा कि शायद ये बिजनेस मुझे उस लाइफ से बाहर निकाल सकता है। पता नहीं था कि निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा, एक उम्मीद सी जगी थी। रिस्क बिल्कुल नहीं दिख रहा था, क्योंकि जो पैसा मैं दे रहा था उसका सामान मुझे मिल रहा था, और जिस रकम में मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता था, मेरे दूर दूर तक के नॉलेज में उस रकम में मैं कोई और कारोबार स्टार्ट नहीं कर सकता था। ठीक है। सर अंजनी सर की बातें, सबकान सर की बातें लगातार मुझे मोटिवेट करती थी, और मुझे वो हमेशा ये बिलीव करते थे कि आप बिलीव करिए, हम सब आपके साथ हैं। तो मुझे लगता था कि चलो कुछ लोग भी हैं जो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। दिल के किसी कोने में ये भी था कि पता नहीं, नहीं हुआ तो क्या होगा, लेकिन दिल के ही एक कोने में ये भी चल रहा था कि शायद बन जाऊंगा, शायद बन जाऊंगा। तो उस कस्मोकस में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया अप्रैल माह से। अप्रैल 2014 से मैंने ज्वाइन किया, और आने के बाद, दिल्ली से आने के बाद, मैं लगातार बिजनेस का प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू किया। लेकिन जैसा कि होता है, हम कितने भी मोटिवेट हो जाएं,
हम कितने भी चार्ज अप हो जाएं, लेकिन जब हम मार्केट में निकलते हैं तो लोग हमें वही मिलते हैं जैसे हम पहले थे, हमारे ही जैसे, जो बातों को नहीं समझेंगे, हमें नकारात्मक बातें करेंगे। तो जब मैं मार्केट में गया तो मुझे भी ऐसे ही लोग मिले। मुझे 39 लोग को मैंने शुरू में प्लान दिया, 39 प्लान मैंने शेयर किया, और मेरे साथ एक भी ज्वाइन नहीं हुए। मैं बिल्कुल, जो मोटिवेशन था मेरा वो बिल्कुल डाउन हो गया, और मुझे लगा कि शायद ये बिजनेस करके मैंने कोई गलती कर ली है। मैं थोड़ा कंफ्यूजन में चल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। तो उसी बीच एक दिशा का वर्कशॉप आ गया, 4 मई से 7 मई 2014 तक समसारा रिसोर्ट नैनीताल के भीतर। और अंजनी सर, शुभकांत सर, ये लोग वहां जा रहे थे। इन्होंने मुझे बोला कि रवि जी, एक बार मेरे कहने पर आप वहां चलिए। मैं पैसा खर्च करने के माहौल में नहीं था, मूड में नहीं था, लेकिन उन लोगों ने प्रेशर दिया, और थोड़ा थोड़ा बिजनेस दिल के किसी कोने में एक, मतलब अपना सा हो गया था वो बिजनेस। उस 1-2 महीने में थोड़ा सा दिल के किसी कोने में उस बिजनेस से एक लगाव सा हो गया था। तो मैंने उनके 2-3 बार के प्रेशर के बाद मैंने कहा चलो यार, एक बार और करके देखते हैं, होके आते हैं, क्या है नहीं है। चलो 4 दिन घूम भी लेंगे और देख के आते हैं क्या है। 5,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन था, मुझे आज भी याद है, और मेरे लिए वो बहुत बड़ा रकम था। लेकिन फिर भी मैंने रिस्क लिया कि चलो यार, एक ट्राई करके देखते हैं। और मैं दिशा वर्कशॉप करने चला गया। मैं थैंक यू कहता हूँ दिशा वर्कशॉप बनाने वाले हमारे ग्रेवाल सर और संजय जैन सर को, जिन्होंने एक ऐसा वर्कशॉप बनाया है कि कैसा भी आदमी उस वर्कशॉप में जब 4 दिन बैठता है तो उसके बाद उसके अंदर उठ रहे सारे सवालों के तूफान उस 4 दिन में खत्म हो जाते हैं, और वो पूरी तरह से एक सफल होने वाले तूफान के साथ अपने फील्ड में उतर के आ जाता है। यही मेरे साथ भी हुआ। 4 दिन के उस वर्कशॉप के बाद मैं ये बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं जो रवि कुमार शेखर 4 मई को उस हॉल में पहुंचा था, 7 मई को मैं वो नहीं था, मैं बदल चुका था। मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ कौन जुड़ेगा, मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे साथ लोग आएंगे, कितने सालों में आएंगे। लेकिन हाँ, 7 मई 2014 को मैं कुछ था नहीं, मेरा कोई लेवल नहीं था, लेकिन मुझे इतना पता था कि अब मुझे डायमंड बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये मुझे बिलीव हो गया था। पता नहीं क्यों मैं थोड़ा जल्दी मोटिवेट हो गया। लोगों को मैं देखता हूं कि कई बार उनको कई प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, फिर भी वो मोटिवेट नहीं होते। बट पता नहीं भगवान की मर्जी थी या क्या था, मैं एक दिशा करने के बाद से मैं आज तक डिमोटिवेट नहीं हो पाया। और मैं वहां से आया, 7 मई वहां से चला, 8 मई 2014 को मैं पटना समस्तीपुर पहुंचता हूं, और 23/5/2014, मात्र 18 दिन में मैंने सिल्वर के रिकॉग्निशन को क्वालिफाई किया था उन दिनों, मात्र 18 दिन के भीतर। और मैं सिल्वर बनता हूं, ये मेरा सिल्वर का रिकॉग्निशन था। 23/5/2014 को मुझे सिल्वर का सम्मान दिया गया था श्रीमान राकेश प्रसाद सर के द्वारा। उसके बाद अगस्त 2014, मात्र 3 महीने के बाद, मैंने अगला लेवल अचीव किया। सिल्वर स्टार नहीं, सीधा गोल्ड, सीधा गोल्ड लेवल को अचीव किया मात्र 3 महीने के बाद। और 3 महीने के बाद गोल्ड को अचीव किया। गोल्ड के टाइम पे एक टारगेट भी आया, मैंने उस टारगेट को क्वालिफाई किया। टारगेट तो मैंने अपने लिए क्वालिफाई करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं चूंकि बहुत तेजी से काम कर रहा था, बहुत एक्साइटेड होकर काम कर रहा था, तो पता नहीं कैसे मेरे साथ गोल्ड लेवल पे 8 लोग नीचे और टारगेट क्वालिफाई करने में कामयाब हो गए, और मैं बेस्ट परफॉर्मर बन गया उस गोल्ड लेवल पे, सतेंद्र सर के लेवल पे। और मुझे गोवा का ट्रिप उस समय था, गोवा का गोल्ड लेवल पे ट्रिप था, तो मैं गोवा गया, और गोवा में मुझे बेस्ट परफॉर्मर का सम्मान मिला। पहली बार, मैं जिंदगी में पहली बार एयरपोर्ट का मुंह मैंने देखा था, या फ्लाइट का मुंह मैंने देखा था इसी टाइम में, जब मैं गोवा गया था। और मुझे आज भी याद है, उस समय पहली बार मुझे एक कैमरा का फोन मिला था, और मैंने इतने फोटो खींचे थे, इतने फोटो खींचे थे कि मैं बता नहीं सकता। मुझे लगता है 2 से 3 दिन के उस ट्रिप में मैंने 1-2 हजार फोटो खींच लिए थे हवाई जहाज के हर कोने से। इतना शौक था हवाई जहाज में बैठने का। और इस तरह से मैंने शुरुआत की। गोल्ड पे बेस्ट परफॉर्मर बन के जब मैं समस्तीपुर आया, तो वहां पर जहां बेस्ट परफॉर्मर बनाया जा रहा था गोवा के भीतर, वहां विजयपाल सर एक ट्रेनिंग ले रहे थे, और उन्होंने कहा था कि अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो डायमंड तक ऐसा काम करिए कि आपके लेफ्ट में 5-6 वेन्यू आपके चल रहे हो, और राइट में आपके 5-6 वेन्यू चल रहे हो, ताकि डायमंड बनने के बाद आपके पास विजिट करने के लिए ढेर सारे वेन्यू हो। और जब मैं वहां से आया था तो मेरे नाम का एक भी वेन्यू नहीं चलता था, समस्तीपुर में मेरे अपलाइन का वेन्यू चलता था। और मेरे दिमाग में आ गया कि मैं वेन्यू अपना कैसे चलाऊं, मेरा वेन्यू कैसे चल सकता है। और समस्तीपुर में ऑप्शन नहीं था। मुझे लगा ये छोटा शहर है, चलो मैं बड़े शहर में शिफ्ट होता हूं। और मैं गोल्ड बनने के बाद ही, वहां से आने के बाद, मैं पटना की तरफ आ गया। एक व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन थे पटना में, सिर्फ एक व्यक्ति। उनके साथ मैं पटना में काम करने के लिए शुरुआत कर दिया। और पटना में जब मैं काम करने की शुरुआत की तो लगातार अजय पंडित सर का मुझे सहयोग मिला।
उस समय से अजय पंडित सर का गाइडलाइन मुझे मिलने लगा। वो कभी टेलीफोनिक, कभी फिजिकली जब भी इधर आते थे, क्योंकि पटना और बिहार शरीफ उनका आना जाना होता था, तो उस चीजों से उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और धीरे धीरे मैं पटना में टीम बनाने में कामयाब हुआ। फिर मेरे पर्ल का रिकॉग्निशन हो गया, समस्तीपुर में गया, अपने पटना से ही कुछ लोगों को लेकर मैं समस्तीपुर गया, मेरा वहां पर्ल का रिकॉग्निशन हुआ। और पर्ल के रिकॉग्निशन के बाद मेरी एक मीटिंग चल रही थी, तो उस मीटिंग में अजय पंडित सर ने मुझे कहा कि रवि जी, कार कब खरीद रहे हो? और मेरे जहन में बिल्कुल कार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कि मैंने सोचा यार अभी तो पैसे भी नहीं कमाए, और पैसे कमाऊंगा तो सबसे पहले घर बनाऊंगा, कार थोड़ी लेंगे। तो मेरे दिमाग में था कि कार तो बहुत बाद की बात है। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि रवि जी, कार कब ले रहे हो? मैंने बोला सर, कार तो अभी सोचा नहीं। उन्होंने बोला तो अब सोचिए, पर्ल आप हो गए हैं। अगर पर्ल और टोपाज के बीच में आप कार ले लेते, एग्जैक्टली ये शब्द उन्होंने कहा कि पर्ल और टोपाज के बीच में अगर आप कार ले लेते हैं, तो यकीन मानिए आप 1 साल पहले डायमंड बन जाते हैं। मैंने बोला लेकिन सर, मेरे पास कार ले लूंगा, मैं रेंट के मकान में रहता हूँ, कार लगाऊंगा कहाँ? बोला कोई बात नहीं, किसी दूसरे के घर लगा देना, लेकिन अभी जो जमीन खरीदोगे या घर बनाने के बारे में सोचोगे, तो जितने पैसे में कार आएगी उतने पैसे में तो घर बनने का भी। दूसरी बात, अगर जमीन भी खरीदते हो, तो जमीन जो छोटा सा खरीदोगे उसको कहाँ लेके जाओगे दिखाने के लिए? लेकिन कार एक ऐसा टूल्स होगा आपके लिए, जिसको जिसके दरवाजे पे लगा दोगे, उस व्यक्ति को ये समझ में आएगा कि नहीं, पैसे तो आते हैं। और मुझे ये बात उनकी समझ में आई, मैंने अपने घर में डिस्कस किया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा परिवार जहां पे खाने की दिक्कत है, 2 पैसा आने की शुरुआत हुई है, और वहां का बच्चा बोले कि अब मैं कार लूंगा, तो गार्जियन तो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मेरे घर के भाई गार्जियन ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मुझे सर की बात समझ में आ रही थी, तो मैंने उनको अगेंस्ट करके, आप देखेंगे ये कार की डिलीवरी में मेरी माँ तक नहीं खड़ी है, मेरा भाई तक नहीं खड़ा, मैं अकेला ले रहा हूँ डिलीवरी। ठीक है, बिकॉज मेरे घर से कोई नहीं आया, सब नाराज हो गया मुझसे। लेकिन मुझे सर ये बोले थे कि रवि जी, ये टूल्स का काम करेगा, ये बहुत बड़ा टूल्स आपके लिए बन जाएगा। तो मैंने बोला कि सर लेंगे कार, और सबको नाराज करके भी मैंने कार ली। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आज वो मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जिस दिन मैं सफल हो जाऊंगा उस दिन उनको समझ में आएगा कि मैं जो कर रहा था वो सही के लिए कर रहा था। इसलिए कुछ जगहों पर मैंने उनको नाराज किया, उनको दुखी करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे कुछ कारणों से वो दुखी हुए, और मैं जानता था कि अभी वो होंगे, क्योंकि जब मैं निकला हूं सफर में, तो मेरे विजन से उनका विजन मैच नहीं करेगा, ये मालूम था मुझे। तो मैंने कार ले ली, और सच में अपलाइन की कही हुई बात सही हुई। इसीलिए कहा जाता है कि शायद अपलाइन भगवान के रूप में होते हैं, जो आप नहीं देख सकते वो देख लेते हैं। और यही हुआ कि कार लेने के बाद मेरी बिजनेस में एक अजीब सा ग्रोथ हुआ। मैं जहां भी जाता था, मेरी उम्र छोटी थी, मैं कार से जाता था, तो लोगों को लगता था यार पैसा तो आ रहा है इसके पास। और इस तरह से मेरी सफलता थोड़ी बड़ी हुई, और मैं फटाफट फटाफट इस बिजनेस में जो है कामयाबी लेने लगा। और मैं 18/10/2015 को, यानी कि ज्वाइन करने के 1.5 सालों के अंदर, मैं अपना चौथा लेवल ले रहा था टोपाज का। ये अविनाश कुमार सर हैं हमारे अपलाइन, उनका डायमंड रिकॉग्निशन था, और उसी में मुझे टोपाज का सम्मान लेने का सौभाग्य मिला, और मैं टोपाज बना। मुझे लग रहा था कि शायद बिजनेस ऐसे ही चलेगा, क्योंकि मुझे बिजनेस का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन दोस्तों, टोपाज बनने के बाद मेरा बिजनेस डाउन हो गया, मेरा एक लेग पूरी तरह से क्रैश कर गया। मैं पटना आ गया था, मेरी समस्तीपुर में रिच हैंड काम कर रही थी, मैं थोड़ी टीम को लेकर पटना आया था, और कुछ दूसरी कंपनियों का एक चक्कर लगा उन दिनों 2015 के आसपास, और मेरा एक पूरा का पूरा ग्रुप जो है उसमें मूव कर गया। मेरे रिच लाइन का पर लीडर, मैं टोपाज बन के सम्मान लेकर आ रहा हूं, और मेरा पर्ल छोड़कर भाग गया, और मैं बिल्कुल जीरो पे आ गया। लेकिन बिजनेस समझ में आ चुका था, तो मैंने स्क्रैच से फिर शुरुआत की। बिलीव था इस बात का कि चाहे वक्त ज्यादा लगे, लेकिन मैं एक दिन डायमंड बनूंगा। मुझे लगता है, मैं इस बातों को बताने में एक लाइन जरूर एक्स्ट्रा जोड़ूंगा, मुझे लगता है कि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो आपको सफलता लेने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर आप बाहरी मोटिवेशनल पेपटॉक से मोटिवेट होते हैं, तो हो सकता है आप कभी मोटिवेट होंगे, कभी डीमोटिवेट होंगे। मेरे लिए अच्छी बात ये रही कि मुझे बात इतनी अच्छे से समझा दी गई थी कि मैं, बिजनेस अप्स एंड डाउन्स हुए, लेकिन मुझ में डीमोटिवेशन कभी नहीं आया। और मैंने स्क्रैच से फिर से शुरुआत की। पटना में कुछ लोग थे, उनके साथ मैंने टीम बनाने की शुरुआत की। 1 साल लग गया, जहां 2015 में मैं टोपाज बना था, 17/10/2016 को मैं इस बिजनेस से एमरल्ड बना। उसके बाद 1 साल और लगा, और मैं यहां से रूबी बना 18/11/2017 को। लेकिन इस 2 सालों में मैंने बिजनेस को फिर से एस्टेब्लिश कर लिया था। तो मैंने मात्र थोड़ा सा वक्त लगा के, 3 से 4 महीने का और समय लगाकर, मैं 26 फरवरी 2018 को इस बिजनेस से डायमंड हो गया। सर लोग बताते थे कि 4 साल मेहनत करो तो डायमंड हो जाएंगे। मैंने भी इस बिजनेस को 4 साल से 2 महीने पहले ही अपना डायमंडशिप अचीव किया। और मुझे
वो सम्मान लेने का, जिस सम्मान को मैं दूसरे को लेते देखता था। हजारों प्रोग्राम में मैं जाता था और वहां जाकर मैं व्हाइट सूट में दूसरे को एंट्री करते देखता था, उनके लिए तालियां बजाता था, खुश होता था, लेकिन मन में एक कसक सी होती थी कि शायद मैं कब बनूंगा। 26 फरवरी 2018 वो दिन हुआ जिस दिन मुझे इस सम्मान को लेने का मौका मिला और मैं डायमंड बना। ये मेरी माँ है, मेरी साथ में खड़ी है। मेरी माँ मेरे साथ में आई थी उस प्रोग्राम को लेने के लिए, और वो पूरा परिवार आया, और मेरी माँ स्टेज पर भी आई। तबीयत खराब थी उनकी, बट उसके बाद भी आई और बहुत खुश थी। मेरे लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट था कि मेरा फैमिली खुश है, मेरे परिवार के सभी लोग खुश हैं, और इस तरह से मैं डायमंड बना। जिंदगी बदलने की शुरुआत हुई। मैं इस बिजनेस की वजह से बहुत अच्छी अच्छी चीजों का ख्वाब देख पाया, सपना देख पाया, और न सिर्फ सपना देख पाया बल्कि उसको अपने जीवन में हासिल कर पाया। मैंने इस बिजनेस से पहले कभी घड़ी नहीं बांधी थी। 25-50 रुपए की घड़ी बांधता था। लोगों को शादियां होती हैं तो ससुराल से घड़ी मिलती है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी, तो मुझे ससुराल से घड़ी भी नहीं मिल सकती थी। लेकिन इस बिजनेस में शौक था कि मैं घड़ी पहनूं। तो जब इस बिजनेस में मुझे पहली घड़ी खरीदने का मौका मिला, तो मैंने पहली ही घड़ी खरीदी थी, वो 50,000 रुपए की घड़ी खरीदी जो इधर लेफ्ट साइड में है। और जब दूसरी घड़ी खरीदने का मौका मिला तो मैंने 3,13,400 रुपए की राडो खरीदी, जो इस फोटो में भी है और जो मैंने अभी भी बांध रखी है अपने कलाई पे। आज देखा जाए तो 4-4.5 लाख की घड़ी खरीद के मैंने रखी, 2-3 और घड़ियां खरीदी, और आज घड़ियों का कलेक्शन है। मैं तय करता हूँ कि कौन सी पहनूं। मुझे नहीं मालूम था कि कलम भी 10,000 रुपए के होते हैं, लेकिन शौक पूरे करने के लिए मौका देता है सेप शॉप। आप अगर मेहनत करो दम से तो मौका देता है सेप शॉप आपके शौक को पूरा करने के लिए। तो मैंने वो शौक भी पूरा किया। एंड्रॉइड मोबाइल क्या होता है इसको यूज करने का सपना हुआ करता था, लेकिन आज मैकबुक लिया, और न सिर्फ एक मैकबुक, आप देखेंगे ये मैकबुक एयर है जिसपे मैं बात कर दिखा रहा हूँ, आप मतलब ये फोटो में है। और अभी जिस मीटिंग में स्लाइड में ले रहा हूँ, मैंने दूसरा मैकबुक प्रो लिया है 1.5 लाख रुपए का, उससे मैं अभी इस मीटिंग को कंडक्ट कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ हुआ मेरे घर में। आज दो मेरा छोटा भाई है, वो दोनों भी मैकबुक यूज करता है। घर का अर्निंग हैंड आज भी मैं ही हूँ। मेरे दोनों भाई अभी भी पढ़ते हैं और वो लोग भी मैकबुक यूज करता है, आईफोन यूज करता है, फ्लाइट से जर्नी करता है। तो ये सब चीज मेरे लाइफ में आज चेंज हुए हैं इन 8 सालों के भीतर। आज अगर मैं बात करूं तो जर्नी साइकिल से शुरू हुई थी, एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल से शुरू हुई थी, लेकिन इस बिजनेस से मैंने फर्स्ट हैंड मोटरसाइकिल भी लिया। मैंने पहली मोटरसाइकिल इस बिजनेस से सेफ शॉप में आने के बाद जो खरीदी थी वो थी हीरो होंडा की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल। 55-60 हजार रुपए में खरीदी थी। उस मोटरसाइकिल को थोड़े दिन चलाया, उसके बाद मैंने एक दूसरी मोटरसाइकिल खरीदी। एक्चुअली मेरी हाइट थोड़ी कम है और मुझे बुलेट चलाने का बहुत शौक था, तो मैं बुलेट तो खरीद नहीं सकता था हाइट कम होने की वजह से। तो मैंने बुलेट जैसी दिखने वाली एक गाड़ी खरीदी, 1.25 लाख के आसपास पड़ी थी, बजाज की एवेंजर, मैंने उसको खरीदी। फिर अपलाइन लोगों के आशीर्वाद से मुझे कार खरीदने का मौका मिला और मैंने 8.25 लाख रुपए की हुंडई टॉप मॉडल i20 कार खरीदी। और एक कार बहुत होता है ऐसा मुझे लगता था, लेकिन इस बिजनेस में सौभाग्य मिला। अभी लास्ट 2 साल पहले मैंने 2020 में दूसरी कार भी खरीदी है, टॉप मॉडल क्रेटा, लगभग 18-19 लाख रुपए पड़ गए इसके। आज 2 कार है मेरे पास, बाइक्स हैं, मतलब किसी चीज की दिक्कत नहीं है बहुत ज्यादा। सपना था घर लेने का, तो इस बिजनेस से घर भी हुआ। पटना में ही एक हरिनगर के भीतर मैंने घर लिया, एक दूसरा प्रॉपर्टी भी लिया, और अभी अभी लास्ट 8-9 महीने पहले 17 सितंबर 2021 को, 17 सितंबर एक्चुअली मेरा बर्थडे है, और 17 सितंबर 2021 को मैंने अपने लिए एक तीसरा मकान खरीदा, जो अभी तक का मेरा सबसे लग्जरी मकान है, जिसकी कीमत 1.5 CR है। 2000 स्क्वायर फीट का पटना के सबसे पॉश इलाके में मैंने एक फ्लैट लिया है 3.5 BHK का, विद 2 कार पार्किंग। 1.5 CR पड़ गए इसके। कुछ प्लॉट्स भी लिए, अपने होम टाउन में भी लिए, पटना में भी लिए, जिससे अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, पता नहीं आगे उसका क्या होगा, ठीक है, लेकिन बिक रहा था और उस वक्त रेट बन गया तो मैंने वो भी परचेज कर लिया। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जैसे जब मैं इस बिजनेस से जुड़ा तो मैंने एक मीटिंग अटेंड करी थी। उस मीटिंग के भीतर सर भी आए हुए थे, ग्रेवाल सर भी थे, और पता नहीं सर को याद है कि नहीं, उस मीटिंग में ये चर्चा चली थी और उस मीटिंग के दरमियान एक बात बताई गई थी कि अगर आप कुंवारे हैं तो डायमंड बनने से पहले शादी मत कीजिए, और अगर शादीशुदा हैं तो बच्चे मत कीजिए। अगर बच्चे भी हैं, शादीशुदा भी हैं और टूटे फूटे घर में रहते हैं तो टूटे फूटे घर में रह लीजिए, घर बनाने का काम मत कीजिए, क्योंकि इन सब चक्करों में पड़ेंगे तो आपकी डायमंडशिप दूर हो जाएगी। मैं शादीशुदा नहीं था, घर बनाया हुआ नहीं था, तो मैंने इस सारी चीजों को डिले कर दिया
कि डायमंड के बाद ही करेंगे। और मैंने जितनी भी जर्नी दिखा रहा हूं अभी, ये सब कुछ मैंने डायमंड के बाद ही किया है। रूबी तक मैंने कुछ भी नहीं खरीदा कार के अलावा, सिर्फ एक कार खरीदा था, बाकी कुछ भी नहीं खरीदा, सब कुछ मैंने डायमंड के बाद खरीदना शुरू किया। और डायमंड के बाद ही 2020 में मेरे जीवन में एक और टाइम आया। 8/3/2019 को मैंने अपनी एंगेजमेंट की। और आपको ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है मुझे कि ये भी मेरे लाइफ का, मेरा खुद का एक्सपेंस था, कि मैंने एक बहुत बड़ा एक्सपेंस करके पटना के एक 5 स्टार होटल में अपनी रिंग सेरेमनी की। और उसके लास्ट 1 साल के बाद मैंने अपनी शादी की। और मैं आपको बताऊं, इस दोनों प्रोग्राम के भीतर जितने भी बिहार में डायमंड हैं, सारे डायमंड उपस्थित हुए। 1000, 1200, 1500 लोगों की गैदरिंग थी। और जितना ग्रैंड मैं कर सकता था, लाखों रुपए का खर्च करके, मैंने उस शौक को भी पूरा किया और मैंने एक ग्रैंड शादी की। बहुत लोग गए, सबने उसको बहुत सराहा। मेरे अपलाइनों के चेहरे पे भी, आंखों पे भी वो खुशी दिखी कि यार रियली में अच्छी शादी इसने की। और इस तरह से मैं अपनी जिंदगी को लेकर आगे चल रहा हूं। अभी 2 साल हुए हैं, मैंने ये शादी 26 फरवरी 2020 को की थी, एग्जैक्ट उसी दिन जिस दिन मेरा डायमंड शिप हुआ था। डेट भी उसी दिन रखा था जिस दिन मेरा डायमंड शिप हुआ था, 26 फरवरी को। उसी दिन एग्जैक्टली मैंने अपनी शादी की, आज से 2 साल पहले। मेरी वाइफ है यहाँ पे साइड में। और इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाया। कभी मैं ऐसा था, इस तरह से मैंने जर्नी की शुरुआत की थी। आप अगर लास्ट के फोटो में देखेंगे तो मैं एक प्रोग्राम में हूँ, ताली बजाने के लिए खड़ा हूँ। तो इस तरह की जर्नी के साथ, इस तरह के चेहरों के साथ, इस तरह के हाव भाव के साथ मैंने इस बिजनेस में शुरुआत की थी। आज अगर मैं देखूं तो मैं कुछ इस तरह से अपनी फैमिली के साथ लाइफ जी रहा हूँ। हर तरह का जीवन, सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, हर कुछ आज सेफ शॉप की वजह से मेरी जिंदगी में है। एक लग्जरी जो होती है, जो मैंने कभी फिल्मों में देखा था या सोचा था कि ये सब तो मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, आज वो लग्जरी मैं जी रहा हूं। और मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि इस पे पूरा का पूरा योगदान सिर्फ शेप शॉप का है, क्योंकि मेरे पास अर्निंग के लिए सिर्फ और सिर्फ एक काम है और वो है शेप शॉप। दूसरा कोई काम मैं नहीं करता। ये मेरी जिंदगी है आज। तो इस सब चीजों को मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा था। ये अभी तक सेफ शॉप की वजह से मेरे साथ हुआ है। अभी तो मैंने मात्र 8 साल की जर्नी की है। अभी तो सिर्फ ट्रिपल डायमंड बना हूं। अभी तो बहुत दूर तक जाना है। अभी तो सीखा है बिजनेस को करना। अब असली उड़ान भरूंगा यहाँ से कि बिजनेस होता कैसे है। कोविड की वजह से थोड़ा सा बिजनेस डगमगा गया था, लेकिन अब बिजनेस वापस स्टैब्लिश होना शुरू हो गया है। और अब यहाँ से मैं बिजनेस को लेकर बहुत ऊपर जाने वाला हूँ। इस जर्नी में मैं अगर बात करूं कि कुछ बातें जो मुझे लगी कि इस जर्नी में मैंने फॉलो किया, जिस वजह से मुझे सक्सेस मिली, मैं वो बात यहाँ पर आपसे शेयर करता हूं। मैं जानता हूं यहाँ पर आप सब लोग बहुत काबिल, बहुत सफल और बहुत ही दमदार लोग हैं। लेकिन चूंकि मैं ये बात कर रहा हूं तो मैं अपनी जर्नी के कुछ की पॉइंट्स जरूर आप लोगों के साथ हाईलाइट कर देता हूं। मैं सिखाने या समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, बस कुछ बातें आपके सामने रखता हूं। मेरी पहली प्राथमिकता रही सीखना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बिना सीखे मैं सफल हो नहीं सकता। तो आज तक इस बिजनेस में 2014 में अप्रैल माह से ज्वाइन हुआ और आज 2022 का अगस्त है। इस पूरे 8 साल की जर्नी में आज तक कोई ऐसा प्रोग्राम या कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई, चाहे वो फ्राइडे की ट्रेनिंग हो, चाहे वो कोई बड़े प्रोग्राम बाहर जाके अटेंड करने की हो, जिसमें मैं मौजूद नहीं रहा हूं। शायद यही एक कारण थी कि मुझ में डीमोटिवेशन नहीं आया। मुझे लगता है कि आज अगर कोई व्यक्ति रोड पे एक पंक्चर बना रहा है ना, तो वो 5 रुपए 10 रुपए का पंक्चर बनाने के लिए भी 6 महीने सीखा होता है, इसलिए उसको 5 रुपया कोई दे रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर सीखेंगे नहीं तो आपको भी कोई पैसा नहीं देगा। आप मार्केट में एक बार देखिए, कोई भी इंसान अगर 2 पैसा आज कमा रहा है तो वो इसलिए कमा रहा है क्योंकि उसने किसी एक कलाकारी को सीखा हुआ है। अगर कोई दूध निकाल के कमा रहा है तो उसने वो सीखा है। कोई मोटरसाइकिल बना के कमा रहा है तो उसने वो सीखा है। हर किसी ने कोई ना कोई कलाकारी में महारत हासिल की है, इसलिए आज वो उससे पैसा कमा रहा है। अगर आप या हम सेफ शॉप से पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें सेफ शॉप की कलाकारी सीखनी पड़ेगी। हम यहाँ पे कमजोर कई बार पड़ जाते हैं। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो छोटे लेवल पे ही मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाकर सेफ शॉप में काम किया। मात्र 39 लोगों की टीम बनी थी मेरी और मैंने कोर ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था। मैंने सीखा फास्ट थोड़ा सा कि मैं तेजी से कोर ट्रेनिंग करूं, तेजी से ग्रुप मीटिंग करूं, क्योंकि मुझे पता है कि अपलाइन का सपोर्ट आपको जिस शहर में अपलाइन है उस शहर में तो मिलता है, लेकिन जब दूसरे शहर में आप काम करने जाएंगे तो वहां सिर्फ आपका टैलेंट ही काम आएगा। और अगर आप सीखे हुए नहीं है तो दूसरे शहर में आप बिजनेस नहीं फैला पाएंगे। छोटे लेवल पे ही नए शहर को बिल्ड करने में निकल गया था। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर बिजनेस को बहुत पैसा बिजनेस से कमाना है तो बिजनेस को एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा।
आप मल्टीपल सिटी में जब तक बिजनेस नहीं करेंगे आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि हर सिटी का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। उस लेवल पे जाने के बाद आप कितना भी उसमें मीटिंग कर लीजिए, ट्रेनिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, चेक उसी के आसपास रहेगा। अगर आपको अपने चेक बहुत बड़े बड़े बनाने हैं तो आपको मल्टीपल सिटी में अपने ब्रांचेस लगाने पड़ेंगे और वहां जाकर काम करना पड़ेगा। तो छोटे लेवल से ही मैंने नए नए शहर को बिल्ड करने की भी शुरुआत की। प्रमोशन पे पूरा फोकस किया, क्योंकि बहुत पहले कोड ट्रेनिंग की एक स्लाइड में एक लाइन लिखी हुई थी कि जिसको प्रमोशन आ गया उसको नेटवर्किंग आ गया। तो मैंने हमेशा से प्रमोशन पे पूरा फोकस किया। जब भी कभी कोई मीटिंग हुई, चाहे वो फ्राइडे की ट्रेनिंग रही हो, चाहे वो डायमंडशिप रहा हो, मैंने सब काम छोड़कर सिर्फ इस बात पे फोकस किया कि सबसे ज्यादा लोग मैं कैसे बिठाऊं उसमें। तो प्रमोशन की वजह से भी बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ा। सिंगल माइंड अप्रोच कॉन्सेप्ट पे ही मुझे लगता है कि काम करना चाहिए। एक मेंटर, एक अपलाइन, एक सिस्टम को अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो काम बड़ा नहीं होगा। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जो इस बात के लिए टेंशन में है कि सफलता नहीं मिल रही। मैं देखता हूं उनका सिंगल माइंड अप्रोच नहीं है। सेफ स्टॉप कर रहे हैं, सेफ स्टॉप में ज्वाइन है, लेकिन कंफ्यूज है, दूसरी कंपनी में भी घूम रहे हैं। ऐसे लोग बड़ा काम नहीं कर सकते। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दो, नहीं तो अगर हो तो ईमानदारी से फिर सिंगल माइंड अप्रोच, एक अपलाइन, एक मेंटर, एक सिस्टम, एक कंपनी। एक कंपनी में काम कर रहे हैं, दूसरे में ढूंढ रहे हैं, तीसरे को देख रहे हैं, चौथे वाले से बात कर रहे हैं, ऐसे बड़ा काम नहीं हो सकता है कभी। मेरा ऐसा मानना है। लीडर के साथ अच्छे रिलेशन बनाकर काम करें, और साथ ही साथ खासकर जो अपने फ्रंट लाइन के जो कोर लीडर होते हैं उनके चेक पर फोकस करने पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, और जिस वजह से लीडर भी पैसा कमाए तो वो टिके और लगातार काम करते चले गए। फोकस ऑन टारगेट, ये वो मौका है जो ग्रेवाल सर हमेशा बोलते हैं अपनी मीटिंग में इधर कि 8 टारगेट करते करते आप डायमंड बन सकते हैं। तो शॉर्ट टाइम में डायमंड बनने का इससे बड़ा फार्मूला नहीं हो सकता है। फोकस ऑन टारगेट। और जैसा कि सर का आदेश था कि प्रोडक्ट की बातों पे भी थोड़ी सी बात करना, तो मैंने उसको पॉइंट भी लिखा ही था, क्योंकि मैं इस पे काम कर रहा हूं, इस मिशन पे अभी मैं और मेरी पूरी टीम लगी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को 100% यूजर बनाना। और उसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड रीजन है जो मेरा अपना है, वो मैं बताऊं। लगभग कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट खाने, लगाने या इस्तेमाल करने वाले होते हैं, लगभग प्रोडक्ट मेरे घर में इस्तेमाल होते हैं, खाए जाते हैं या लगाए जाते हैं, चाहे उसको मैं यूज करता हूं, हर प्रोडक्ट को। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको मैंने, मतलब कंपनी के पास मुझे लगता है अगर 200 प्रोडक्ट का रेंज है तो 190 प्रोडक्ट तो जरूर मैंने मंगा लिए होंगे आज तक। 2 4 5 10 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो शायद मैंने अभी तक टच नहीं किया होगा, नहीं तो सारे प्रोडक्ट मैं मंगाया हूं। और मैं और मेरी पूरी फैमिली इस बात को एक्सेप्ट करती है खुले मन से कि हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उसकी जो क्वालिटी है, जिस रेट में वो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल हो रहा है, उस रेट में उस क्वालिटी के प्रोडक्ट मार्केट में नहीं मिल रहे हैं। ये मैं खुला बोल रहा हूं। आप में से भी जिन लोगों ने जो जो प्रोडक्ट यूज किया होगा आपको पता है, जो आपने यूज नहीं किया होगा हो सकता है उसकी क्वालिटी को लेकर आप थोड़े सस्पिशियस हो, लेकिन जिसको आपने यूज किया होगा आप उसके बारे में श्योर है कि यार उसकी क्वालिटी तो लाजवाब है। मैं बताऊं, मैंने हर प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक किया हुआ है, हर प्रोडक्ट यूज किया हुआ है, क्योंकि अगर हमें 100% यूजर बन के रीपर्चेज पे छाना है ना, और रीपर्चेज पे बड़ा काम करना है, तो उस क्वालिटी से हमें वाकिफ होना बहुत जरूरी है। हम वाकिफ होंगे तभी खुले मन से, पूरे दमदारी से हम उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता पाएंगे। और मैंने वही पर फोकस किया, हर प्रोडक्ट को मंगाया, चाहे आज वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो या ना हो। मैं आपको बताऊं, एक एक प्रोडक्ट मेरे घर में इस्तेमाल हुए हैं, और जो प्रोडक्ट आज साइट पर नहीं है मेरे घर में, उसके लिए रोज एक बार 2 बार मेरे फैमिली मेंबर्स जो है याद दिलाते हैं कि बाम आया क्या, सौंफ आया क्या, टॉयलेट क्लीनर आ गया है क्या, फ्लोर क्लीनर आ गया है क्या, क्योंकि अब वो नहीं है, हमारे घर में भी खत्म हो चुका है और साइट पे नहीं है। तो इतने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं कि आप जब उसकी क्वालिटी को यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रेट और क्वालिटी के हिसाब से आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी 20 पड़ेगा। ये बहुत अच्छा एक मौका है हमारी कंपनी के द्वारा दिया गया हम लोगों को, कि हम लोग रीपर्चेज करके उसी इंसान और उसी टीम के साथ लंबे समय तक कारोबार कर सकते हैं, लंबे समय तक पैसा कमा सकते हैं। देखिए, आप अपने मार्केट में थोड़ा सा अपने आसपास नजर दौड़ाइएगा तो देखिएगा बहुत सारी किराने की दुकान होगी, बहुत सारे कपड़े की दुकान होगी, बहुत सारी ज्वेलरी की दुकान होगी। आप देखते होंगे एक किराने वाले की दुकान पे कितने ग्राहक है उसके, मुश्किल से 100 या 150 या 200 को उसने पकड़ रखा है। लेकिन उस 200 ग्राहक के साथ उसने पिछले 20 साल से कारोबार उसका चल रहा है, उसके घर बन गए, उसके बच्चे पढ़ गए, उसके लाखों रुपए की आमदनी हो रही है, उसकी कार की व्यवस्था हो रही है उसी 200 ग्राहक से।
रीपरचेज शॉर्ट टर्म में हमें शायद समझ में आए या ना आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में उससे बड़ा पैसा किसी पर में नहीं हो सकता। तो प्रोडक्ट पे हमें फोकस जरूर करना चाहिए, और मैं और मेरी पूरी टीम 100% यूजर के मिशन पे ही अभी काम कर रहे हैं। हर प्रोग्राम के बीच, चाहे वो फ्राइडे की ट्रेनिंग हो, संडे का सेमिनार हो, हर जगह हर प्रोग्राम में हम लोग प्रोडक्ट को डिस्प्ले भी करते हैं और हर समय प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करते रहते हैं। अभी जस्ट लास्ट फ्राइडे की ट्रेनिंग में मैंने एकेडमिया मंगाया अपने, और एकेडमिया की मैंने डेमोन्स्ट्रेशन की लाइव, क्योंकि कई बार क्या होता है जो चीजें साइट पे अवेलेबल है वहां समझ में नहीं आती, लेकिन जब लोग टच करके छू के देखते हैं तो उनको समझ में आती है कि प्रोडक्ट क्या है। मैंने अभी 2 सप्ताह पहले शुक्रवार को ट्रेनिंग करी थी, और वहां मैंने एक सेफ स्मार्ट स्टार एकेडमिया मंगवाया था और उसका मैंने डेमोन्स्ट्रेशन किया। उसके बाद से मेरी टीम में स्मार्ट स्टार एकेडमिया के सेल बहुत बढ़ गए। पहले मेरी टीम में भगवत गीता ज्यादा बिक रहे थे, जब से मैंने डेमोन्स्ट्रेशन किया है, जब से लोगों ने छू कर देखा है, बजा कर देखा है, चेक किया है, तब से स्मार्ट स्टार एकेडमिया के प्रोडक्ट के रेट सेल बढ़ गए। तो प्रोडक्ट को जब लोग देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसको ऑर्डर करना शुरू करते हैं। लेकिन उनको जानना, समझाना और दिखाने की जिम्मेदारी हमारी एज ए लीडर होती है। लीडर जो है ना सर, लीडर, मैं आप सब लोगों को बताऊं, लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको आगे चलकर अपने नीचे वाले को रास्ते दिखाने के लिए कहा जाता है। और अगर लीडर चीजों में पीछे चल रहा है तो फिर उसकी टीम कैसे आगे चलेगी। और आप सब लोग लीडर हैं, हम सब लोग